आयुषी की रमन से नई शादी हुई है और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी आती है। नया घर, नया परिवार, नई दुनिया, हजारों सपने। कितनी खुश थी उस रोज आयुषी। घर में उसका स्वागत किया जाता है। सास दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे की ओट में खड़ी थी उसकी ननद ऋचा। तभी भीतर से पायल की छन छन करते हुए पूजा की थाली लिए एक औरत दरवाजे की ओर आती है। उसके सर पर आधा घूंघट था। उसने नीलिमा को पूजा की थाली दी और खुद पीछे खड़ी हो गई। नई बहू का खूब खूब स्वागत है। माँ जी, ये घर तो सपनों के घर से भी बड़ा है, क्या मैं देख लूं? देख ले, तेरा ही तो घर है ये। घर सचमुच बहुत बड़ा था। उसमें खूब सारे कमरे थे। घर देखने के लिए आयुषी जिज्ञासा से भरते हुए इधर उधर निकल जाती है कि तभी वो एक बंद दरवाजे वाले कमरे के भीतर पांव रखने वाली थी कि तभी पीछे से उसकी सास की कड़क आवाज आती है, रुक जा, ये घर है, कोई पार्क नहीं कि तुम आते हुए टहलने लग गई। जा, पहले जाकर अपने कमरे में हाथ मुंह धो। इस गंदे शरीर के साथ पसीना पसीना होकर के घर में भटकने की जरूरत नहीं है और थोड़ा ध्यान रखा करो घर का। तुम घर की नई बहू हो। जी माँ जी, सॉरी। लगता है घर के कुछ नियम हैं जो तुझे टाइमली ही सीखने पड़ेंगे आयुषी, वरना माँ जी को सासू माँ बनने में देर नहीं लगेगी। आयुषी नीलिमा की ऐसी कड़क फटकार से एकदम से सहम जाती है। उसने अपने घर पर ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी माँ ने समझाया था कि सास जो बोलेगी वही पत्थर की लकीर है। इसीलिए आयुषी हाँ में सर हिलाकर नजर झुकाते हुए चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। नीलिमा बंद दरवाजे की ओर जाकर उसको चेक करती है कि कहीं ये खुला तो नहीं है। फिक्र मत करो माँ, आयुषी मुझसे बहुत प्यार करती है। इन सब चीजों पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा। उधर आयुषी अपना आलीशान कमरा देखकर खुश थी। वो 2 मिनट बाद बाहर क्या हुआ ये सब भूल जाती है। उसके चेहरे पर नई नवेली दुल्हन बनने की अलग रौनक थी। वो इंतजार करती है कि रमन आएगा और उससे लिपट कर अपनी खुशी जाहिर करेगा, और वो सजकर बिस्तर पर बैठ जाती है। काफी देर हो चुकी थी। बिस्तर पर उसे बैठे हुए अब घड़ी में घंटा दर घंटा समय आगे बढ़ता जा रहा था। अब रात के 1 बज चुके थे, लेकिन अभी तक रमन ने कमरे में प्रवेश नहीं किया था। ये कहाँ रह गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी कोई रस्म बाकी हो और मैं यहाँ बैठी हूँ? नहीं, मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए, वरना माँ जी को फिर से मुझ पर गुस्सा आ जाएगा। अब आयुषी भी बाहर जाकर देखती है तो बड़े घर में चारों ओर कोई भी नहीं था। वो रमन को ढूंढने लगती है। रमन, आप कहाँ हैं? रमन, आप यहीं हैं क्या? रमन। मगर जब रमन कहीं पर नजर नहीं आता तो आयुषी की नजर अचानक से उस बंद कमरे पर पड़ती है। वो बंद कमरा उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम उस बंद कमरे की ओर बढ़ाने लगती है। आयुषी अपना हाथ कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा ही रही थी कि अचानक से कमरा खुलता है और कमरे के भीतर से रमन बाहर आता है। आयुषी रमन को भीतर से आता देखकर चौंक गई और रमन आयुषी को दरवाजे पर खड़ा देख करके सहम जाता है। तो तुम रात के 1 बजे यहाँ क्या कर रही हो? मेरी जासूसी कर रही हो क्या? हाँ? नहीं, मैं तो बस आपको ढूंढ रही थी। आप तब से कमरे में आए नहीं। हाँ, थोड़ा हिसाब किताब में कहीं फंस गया था। बस सचकर बैठने के अलावा भी और भी काम है मेरे पास। चलो तुम। रमन, ये तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो? ये क्या? मैं अपनी मर्जी से सजी हूँ। तुम ही मुझे यहाँ पर दुल्हन बनाकर लेकर आए हो ना? पहली रात तो दुल्हन बनकर ही लड़की अपने पति से मिलती है ना, तो फिर क्या तकलीफ है? अरे नहीं जाना, मेरा वो मतलब नहीं था। बस थोड़ा काम के स्ट्रेस से परेशान हूँ। तुम नाराज मत हो ना। चलो हम लोग क्वालिटी टाइम बिताते हैं। रमन आयुषी को मनाकर बहला फुसलाकर कमरे में लेकर जाता है। न जाने आखिर इस घर में क्या चल रहा था। आयुषी के मन में भी कुछ सवाल उमड़ गुमड़ रहे थे। अगले दिन आयुषी घर में फ्रेश माइंड से उठती है और वो तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि घर का काम तो पहले से किया हुआ है। तभी उसकी किचन में नजर पड़ती है और वो चौंक जाती है। किचन में वही कल रात वाली औरत फिर से घूंघट किए खड़ी थी और सब्जियां काट रही थी। ओह हाय, मुझे किसी ने तुमसे मिलवाया नहीं। कौन हो तुम? मेरा मतलब जैसे ऋचा मेरी ननद है, रमन मेरे पति है और सासू माँ मेरी सास है, तो वैसे ही तुम कौन हो और तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? आयुषी के सवालों को सुनते हुए वो वहाँ खड़ी औरत अचानक से सकपका जाती है और चाकू सब्जी की जगह उसके ही हाथ पर चल जाता है। अब उसके हाथ से ढेर सारा खून बह रहा था। ये देखकर आयुषी घबरा जाती है और उसका हाथ थाम करके उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो औरत आयुषी का हाथ झटक देती है। दूर रहो मुझसे, मैं ठीक हूँ, मुझे काम करने दो, सबके लिए नाश्ता बनाना है, सब भूखे होंगे। वो औरत अपनी चोट की परवाह किए बिना ही फिर से काम में लग जाती है। आयुषी को बड़ा अजीब लग रहा था। वो जानती तक नहीं थी आखिर ये औरत है कौन, और औरत भी कुछ देर में अपना सारा काम निपटा लेती है। और इधर सोफे पर बैठी आयुषी बार बार उसकी तरफ ही देख रही थी।
तभी वहाँ से ऋचा गुजरती है और वो ऋचा को रोककर पूछती है, ऋचा, तुम सबने मुझे इससे नहीं मिलवाया। आखिर कौन है ये जो हमारे घर में भी रहती है लेकिन किसी ने मुझे उनका परिचय नहीं करवाया। ऋचा आयुषी का सवाल सुनकर एक बार औरत की तरफ देखती है तो एक बार अपनी भाभी की तरफ देखती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। आयुषी को बड़ा अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ उसकी सास आती है। अब आयुषी डिसाइड कर लेती है कि अपनी सास से तो वो जानकर ही रहेगी कि आखिर ये औरत है कौन। और अब वो अपनी सास से पूछती है, माँ जी, वो कल इन्होंने आपको पूजा की थाली भी दी थी ना, यानी इतनी रात को भी ये यहीं पर थी और आज सुबह पहले ये सारे घर का काम निपटा कर हम सबके लिए खाना भी बना रही है। आखिर ये है कौन? नौकरानी। और कौन है? इससे क्या परिचय कराऊं? जब घर में इतने लोग हैं तो काम करने के लिए नौकर तो चाहिए ना, और फिर आएगी जाएगी, कितना समय बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए यहीं रहती है। आयुषी ने अपनी सास की बात मान ली और उसे विश्वास भी हो गया कि रसोई में काम करने वाली औरत एक नौकरानी है। रमन, आ जाओ, तुम भी साथ नाश्ता कर लो। हाँ, नीलिमा रमन को कुछ इशारा करती है। आयुषी, तुमको टेबल से उठना होगा। मगर क्यों? क्या हुआ? आयुषी, तुम बाद में खा लेना। अरे वाह, ये क्या मतलब है बाद में खा लेना? भूख तो मुझे अभी लगी है और तुम क्या अकेले ही सारा नाश्ता खाने वाले हो? नहीं ना पीटू, तुमको तो मेरे हिस्से का खाना खाने नहीं दूंगी। जब वो कुछ बोल रहा है तो उसकी बात सुन, समझी? नीलिमा टेबल पीट कर इतनी कड़क आवाज में कहती है कि वो चौंक जाती है। माँ जी, क्या? हमारे घर का नियम है कि औरतें अपने पति से पहले या साथ बैठकर नहीं खाती हैं, इसलिए एक बार मैं खा लूं फिर तुम खा लेना। आयुषी खाने की प्लेट के सामने से डरते हुए उठती है। उसे नीलिमा से अजीब सा डर लगने लगता है और वो साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है कि औरत रसोई की सब साफ सफाई करके और खाना बनाते ही चुपचाप अपने कमरे के भीतर चली जाती है। ये वही कमरा था जिस कमरे से रात को रमन निकला था। आयुषी को ये बात हजम नहीं होती और अगर वो नौकरानी है तो इतनी डरी सहमी सी घर में क्यों रहती है। आयुषी के मन में हजारों सवाल कौंधने लगे थे, मगर वो किससे पूछती? कुछ तो इस घर में अलग है, मुझे पता करना होगा। आयुषी अब उस औरत से बात करने की कोशिश करती है। वो जब भी उसे घर में नजर आती उसके पास जाती, मगर तभी नीलिमा या रमन उसे कोई दूसरा काम देकर उस औरत से अलग कर देते। मगर एक शाम उसे घर में कोई नजर नहीं आता, न ही उस औरत का दरवाजा बंद था। आयुषी को यही गोल्डन चांस लगता है। वो आव देखती है ना ताव और जल्दी से उसके कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर घुस जाती है। बच गए रे, किसी ने मुझे अंदर आते नहीं देखा। आयुषी दरवाजे से सटकर आंख बंद करके हाफ ही रही थी कि तभी जैसे वो आंख खोलती है उसके सामने एक औरत खड़ी थी। आयुषी उसकी ठुड्डी और होठ देखकर इतना तो समझ गई थी कि वही नौकरानी है। आप यहाँ क्या करने आई हैं? आपको अंदर नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से। ओह, तो उस घूंघट के पीछे का चेहरा ये है? ठीक ठाक तो दिखती हो, तो मुंह छिपाई क्यों घूमती हो? और काम करने वाली जगह घूंघट कौन करता है भला? तुम तो ऐसे रहती हो जैसे यहाँ तुम्हारा ससुराल हो और मेरी सास तुम्हारी भी सास हो। वैसे खाना अच्छा बना लेती हो, मुझे सिखाओगी? अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मगर वो औरत किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। ये देखकर आयुषी को चिढ़ मचती है। बड़ी बदतमीज हो, मैं सामने से इतने प्यार से बात कर रही हूँ, तुम्हारा नाम पूछ रही हूँ और तुम कुछ नहीं बोल रही। तभी औरत इशारा करके आयुषी को पीछे वाली दीवार दिखाती है और आयुषी भौएं चढ़ाते हुए पलटती है तो देखती है कि पीछे एक बहुत बड़ी शादी की फोटो टंग रही थी जिस पर लिखा था रमन वेड्स भावना, और ये औरत ही फोटो में थी। मैं हूँ भावना। आयुषी के सदमे से पांव लड़खड़ा गए थे। अब देखिए अपनी सौतन को पाकर आयुषी कैसे इस बात को पचा पाएगी। जानने के लिए देखते रहिए सास से प्यारी सौतन, कहानी केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आयुषी देखती है कि दीवार पर टंगी तस्वीर में रमन के साथ वही नौकरानी दुल्हन बने खड़ी है। ये तुम रमन के साथ? खुद को संभालो आयुषी, बैठो यहाँ। देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? ऐसे कैसे कुछ भी नहीं है? इन लोगों को इस बात का जवाब देना ही होगा। रमन, माँ जी, रमन! और तब तक ये लोग भी घर पर आ गए थे। नीलिमा अपनी बहू को ऐसे चीखते चिल्लाता सुन गुस्से से भर जाती है। ए लड़की, ऐसी क्या आफत है जो तूने मोहल्ले को सर चढ़ा रखा है? नीलिमा देखती है कि आयुषी तो भावना के कमरे में खड़ी है। ये देखकर रमन और नीलिमा सकपकाते हुए बस एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। हाँ, चिल्लाओ ना, आप सब मुझ पर ही चिल्लाओ ना। आपकी झूठी शान का सच जो मेरे सामने आ गया है, इसीलिए मेरी बोलती बंद करोगे, है ना? और रमन, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। एक सेकंड आयुषी, मैं तुम्हें सब समझा सकता हूँ। क्या समझ सकते हो रमन? यही कि पहले तुमने इस औरत से शादी करी और उसके बाद तुमने मुझसे शादी की। कुल मिलाकर के मुझे एक सेकंड हैंड पति मिला है
इस बात को तुम मुझे समझा सकते हो कि क्यों दिया तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा, और कैसे बचाऊं मैं इतना बड़ा धोखा? हाँ, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई रे। हाय रे, हाय रे। अबे चुप, हाय रे कर रही है। जब मेरा बेटा कुछ बोल रहा है तो सुन नहीं सकती क्या? अपना ही टेप रिकॉर्डर चालू करके रखी है। अब ज्यादा चू चपट करी तो सफाई मिलेगी बाद में, उससे पहले ही तुझे लात मारकर घर से निकालूंगी, समझी? और आयुषी तो डर के मारे सुबकियां तक दबा लेती है। रमन आयुषी के करीब आता है। आयुषी, हाँ, ये बात सच जरूर है कि मेरी शादी भावना से हुई है। हाँ, वो मेरी पत्नी थी, मगर तुम याद रखना, बस थी, पर अब मेरी पत्नी सिर्फ तुम हो। अरे ये बांझ तो मुझे औलाद भी नहीं दे सकी, औलाद तो दूर, ये मुझे किसी तरीके का सुख नहीं दे सकी। ऐसी बीवी के साथ तो मेरी जिंदगी नरक हो जाती, इसलिए समय रहते मां ने तुमसे मेरी शादी करा दी। और इसका क्या है, घर में एक नौकरानी की जरूरत तो है ही, तुम भी इसे अपनी नौकरानी ही समझो। मेरी पत्नी सिर्फ तुम ही हो। रमन की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर अब आयुषी थोड़ा थोड़ा ढीली पड़ने लगी और वो रमन की बातों में आ गई। रमन उसे बहलाकर अपने कमरे में ले जा रहा था कि तभी वो पलटकर भावना की ओर देखती है और भावना उसकी ओर मुस्कुरा देती है। तभी अगले पल वो देखती है कि नीलिमा ने भावना का हाथ कस के थामा और वो उसे उसके कमरे में ले जाने लगी। भावना दरवाजा बंद करते हुए नम आंखों से एक बार फिर से आयुषी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बाय कहती है कि तभी नीलिमा भावना के बाल पकड़कर अंदर खींच लेती है। दरवाजा बंद हो जाता है। धम। अरे वो तो ऐसे ही फालतू है, तुम अभी मुझ पर ध्यान दो ना जाना। क्यों रे उल्टा, तुझे मना किया था ना इस कमरे से निकलने के लिए, हमेशा दरवाजा बंद करने के लिए कहा था ना, तो फिर कैसे ये लड़की तेरे कमरे के अंदर आ गई? बोल, कैसे? माफ करना माँ जी, मैं खुद नहीं जानती नई बहू कैसे इस कमरे में घुस गई। आज शायद किसी ने बाहर से मेरा कमरा बंद नहीं किया था, इसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे मत मारो माँ जी, मत मारो। मगर नीलिमा उसे मारे चले जा रही थी। भावना के चेहरे पर, हाथ मुंह पर सब जगह सास के अत्याचार के ही निशान पड़े हुए थे और वो बस रोती जा रही थी, जिससे देखो बस मूड ही खराब करता रहता है। सुन मेरी बात भावना, और कान खोलकर सुन ले। तुझे इस घर में बस एक वजह से रखा है कि कभी मेरे बेटे का मन बहलाने का मन हो तो तेरे पास आ जाए, इसलिए नहीं कि तू उसकी नई शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर दे। तो अपनी औकात मत भूल, समझी? नीलिमा वहां से चली जाती है और भावना बस रोती रहती है। आखिर क्यों हो रहा था भावना के साथ ऐसा? क्या बस एक औलाद ना कर पाने की वजह से, या नीलिमा और रमन कुछ और भी चाहते थे? अगले दिन आयुषी कमरे से बाहर आती है तो उसे रसोई में घूंघट किए भावना नजर आती है, जो रोज की तरह आज भी काम ही कर रही थी। सुनो, तुम जो कोई भी हो, मगर मेरी सौतन बनकर तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें ऐसी जाने दूंगी। रमन बस मेरा है, आधा पौना नहीं, पूरा का पूरा मेरा। माँ जी ने एकदम सही किया, तुमको नौकरानी बनाकर रख दिया। वैसे भी तुम्हारी औकात कहाँ है मेरी बराबरी करने की, बहन जी कहीं की। हाँ, भावना अब भी आयुषी की बात सुनकर बस मुस्कुराते हुए अपना काम कर रही थी। ये देख करके आयुषी और ज्यादा चिढ़ गई थी। हद बेशरम, इतना इतना सुना दो पर तभी तुम्हारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती, जब देखो दांत चियारती रहती हो। नाश्ते में क्या खाना है आपको आयुषी? जो चाहिए वही बना दूंगी। अरे तू परे हट रे, कभी तो रसोई छोड़ दिया कर। तू क्या सोचती है, ऐसे बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर मेरे पति को खिला करके तू मेरी जगह ले लेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो निकल यहाँ से और जाकर झाड़ू पोछा कर, तुझे वही सूट करता है। और आज से सुबह का नाश्ता मैं ही बनाया करूंगी। फिर देख मेरे हाथ का लजीज खाना खाकर मेरा पति कैसे मेरे पीछे पीछे फिरेगा, ये तेरी और पलट के देखेगा तक नहीं, समझी? सौतन कहीं की। हाँ, आयुषी क्रोध में भरकर भावना का हाथ कस के भींचती है और उसे धक्का देती है। भावना के हाथ में पहले से ही चोट लगी थी और वो दर्द से चीखती है। आह माँ! भावना दर्द से सुबक रही थी। ये देखकर आयुषी रुक जाती है और देखती है कि भावना के हाथ में चोट लग रही है। तभी उसे उसका चेहरा भी और दिन से अजीब लगता है और वो भावना के पास जाते ही उसका घूंघट उठाते हुए देखती है कि भावना के चेहरे पर अनगिनत चोटें हैं। उसका सर फूटा हुआ है और वो दर्द से करहा रही है। आयुषी के पास जाते ही भावना डर के मारे और पीछे हट जाती है। यही देखकर आयुषी का मन थोड़ा सा पसीजता है। ये तुमको कैसे लगी? क्या हुआ? आयुषी, तू क्या करी है रसोई में? अगर तुझे घर का काम करने की इतनी आग लगी पड़ी है तो मैं भावना के घर से छुट्टी कर देती हूँ और तू यहाँ की नौकरानी बन जा। बोला ना, सुबह की सारी जिम्मेदारी भावना की है और तू यहाँ पर क्या चौधरी बन रही है? जा यहाँ से। आयुषी अपनी सास की आवाज सुनते ही डर के मारे वहां से चली जाती है और भावना उठ करके वापस से सर पर पल्लू करके रसोई में काम में लग जाती है। आयुषी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है।
मुझे रमन से इस बारे में बात करनी होगी। माना कि वो औरत मेरी सौतन है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि उसके साथ इस घर में कुछ भी गलत होता रहेगा और मैं कुछ भी नहीं करूंगी। नहीं नहीं। उस शाम को जब रमन आता है, आयुषी खिड़की पर खड़ी होकर रमन के आने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी वो देखती है कि रमन ऑफिस से आते ही अपना बैग सोफे पर रखता है और तभी भावना के कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और रमन दबे पांव उस दरवाजे के अंदर चला जाता है, भीतर से कुंडी कर लेता है। ये देखते ही आयुषी के तन बदन में आग लग जाती है। आखिर उसका पति उसके सौतन के कमरे में क्या करने गया है? वो चांडाल चुड़ैल मेरे पति पर डोरी डाले बिना रह नहीं सकती ना, उसकी तो मैं आज ही खबर लेती हूँ। आयुषी फटाफट चप्पल पहनकर कमरे से बाहर जाने ही लगती है कि तभी चौखट के ऊपर उसे नीलिमा खड़ी नजर आती है और अपनी सास को वो वहां खड़ा देखकर थोड़ा सिहर जाती है। हाँ तो अनारकली, किधर को चली? माँ जी वो रमन मेरी सौतन के कमरे में। तो कब तक उसे अपने पल्लू से बांधे रखेगी? हाँ, थोड़ा सा पल्लू ढीला कर दे बहू, वरना कहीं तेरा पति परमानेंटली तेरी सौतन के पास ही न चला जाए। मर्द को ना रोज एक ही खाना नहीं पसंद, समझी? आयुषी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता कि एक औरत खुद ये बात कर रही है, वो भी उसकी अपनी सास। और नीलिमा आयुषी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में धकेल देती है और कमरे को बाहर से बंद कर देती है। अब आयुषी तड़पते हुए बस रोती रहती है और रोती रहती है। वो खिड़की से देख रही थी कि रमन कब कमरे से बाहर आएगा और फिर भावना के कमरे का दरवाजा खुलता है और वो वहां से अंगड़ाई तोड़ता हुआ बाहर आता है। तभी आयुषी की नजर पीछे खड़ी भावना पर पड़ती है। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो फिर से आयुषी की तरफ देख करके बस मुस्कुरा रही थी। मैं जानती हूँ ये सब तू जानबूझकर कर रही है ना भावना, ताकि मुझसे बदला ले सके, मेरे पति को अपना बना सके। मगर मैं एक सौत को कभी भी पूरी तरह पत्नी नहीं बनने दूंगी। मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगी। और रमन अब आयुषी के कमरे में वापस आता है। आयुषी नाराज होकर मुंह फेर कर सो जाती है। एक बार इस सौतन से निपट लूं, फिर मैं तुमसे बात करूंगी। रमन, तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है, बहुत बहुत। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकूंगी। अगले दिन आयुषी कमरे से बाहर आती है तो रसोई में भावना को खड़ा देखती है। भावना आज बार बार अंगड़ाइयां ले रही थी। ये देखकर आयुषी भड़क जाती है। रोज तो तुम अंगड़ाइयां नहीं लेती हो ऐसे, और आज मुझे देख करके तुम अंगड़ाइयां लेकर मुझे चिढ़ाना चाहती हो ना? मैं सब समझ रही हूँ भावना, तुम क्या करना चाहती हो। तुम मुझे इतना गलत क्यों सोचती हो आयुषी? कल रात ठीक से सो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से थकान सी लग रही है। सो नहीं पाई? क्यों? ऐसा क्या किया था? मेरे पति के साथ सोकर भी मन नहीं भरा जो अब भी सोना चाहती हो? आयुषी, नीलिमा सोफे पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए दोनों को आपस में लड़ता देख मुस्कुरा रही थी। देखिए, इस दो सौतन की लड़ाई में क्या मार जाएगी सासबाजी, जानने के लिए देखते रहिए काका टीवी। आयुषी बीच में ही भावना का हाथ मोड़ देती है। भावना दर्द में कराह रही थी। तभी वो देखती है कि उसका हाथ पीछे से पूरा जला हुआ था। मैं तुमको मारना नहीं चाहती थी, मैं तो बल्कि। मेरा हाथ छोड़ दो आयुषी, मुझे बहुत दुख रहा है। ये चोट तुम्हें कैसे लगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, रसोई घर में काम करते हुए बस हाथ जल गया था। वो देख रही थी कि इतने दर्द में भी भावना के चेहरे पर अभी तक मुस्कुराहट है। क्या चीज हो तुम भावना, जब देखो बस मुस्कुराती रहती हो? आखिर इस घर में तुम्हारा वजूद क्या है? तुम चाहती क्या हो? और कुछ तो इस घर में ऐसा चल रहा है जो मुझे मालूम नहीं है, पर मैं पता जरूर करके रहूंगी। आयुषी भावना के सच का पता करने की ठान लेती है। उस दिन आयुषी के पेट में अचानक दर्द होने लगता है और वो अपनी सास के पास जाती है। तो पेट में ही तो दर्द हो रहा है, कोई मर तो नहीं जाएगी? अब औरत जात के पेट में दर्द नहीं होगा तो कहाँ होगा? महीना ही तो चढ़ा है, सबका ही आता है। ये सब काम ना करने की नौटंकी है बस। आयुषी बेचारी उदास मुंह लेकर कमरे में वापस आ जाती है और पेट पकड़कर बिस्तर में बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है। वो दर्द में थी कि नींद में ही उसे दर्द से आराम मिलता है, और जब वो अपनी आंख खोलती है तो देखती है कि उसके पेट के ऊपर गर्म पानी की थैली किसी ने रखी हुई थी, जिसकी वजह से उसे आराम मिला और आयुषी को एक अच्छी नींद आ गई थी। ये देखकर आयुषी बड़ी खुश होती है। अरे, ये किसने रखा है? कितना आराम मिला है मुझे। तभी वो देखती है कि दरवाजे के पास से उसका पति रमन जा रहा है, जिसे जाता देख आयुषी समझ जाती है कि कितनी गलतफहमियां या भूल चूक होने पर भी उसी का ध्यान रखता है। वो बहुत खुश हो जाती है। शाम का वक्त था। आयुषी का सर दर्द से फटा जा रहा था और वो सर पकड़े हुए बैठी थी। मेरा सर, इतना दर्द हो रहा है कि रसोई घर तक जाकर खुद के लिए चाय तक नहीं बना सकती हूँ। कितना बोलते ही 2 मिनट बाद ही उसकी ननद रिचा उसके लिए चाय लेकर आती है। भाभी, चाय पी लो। हैं? चाय? तुम्हें कैसे पता कि मुझे चाय चाहिए? थैंक यू रिचा, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। अब आयुषी कुछ भी सोचती या इच्छा जताती थी तो कुछ देर बाद ही उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी।
ये देखकर वो खुश रहने लगी थी। अब ना उसे रमन से शिकायत थी ना नीलिमा से। एक रात उसके पाँव बहुत दुख रहे थे और वो नींद में ही करवटें ले रही थी। मेरे पाँव, लग रहा है जैसे कोई तोड़ दे इनको तो आज आराम मिल जाए। मुश्किल से आयुषी की आंख बंद होती है तो उसे नींद में ही महसूस होता है कि कोई उसके पाँव दबा रहा है और उसे बड़ा ही आराम मिल रहा है। आयुषी अचानक झटके के साथ उठती है तो देखती है कि वहाँ कमरे में कोई नहीं था। इधर उधर झांकने पर उसे मालूम पड़ता है कि दरवाजे के बाहर उसकी सास खड़ी है। ये देखकर आयुषी हैरान थी। इसका मतलब माँ जी मेरे पाँव दबा रही थी। हे भगवान, अगर ऐसा है तो मैं इनके लिए कितना गलत सोच रही थी। धीरे धीरे आयुषी अब सबको पसंद करने लगी थी, सिवाय भावना के। भावना के दिखते ही तो आयुषी उसे भरपूर ताना मारती थी। तो आ गई जादूगरनी आज फिर, चल लग जा काम पर, अपना काला जादू इस खाने में डाल दे, क्या पता मेरा पति उसी से फंस सके। हाँ, भावना कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी और बस मुस्कुराती रहती थी। ये देखकर आयुषी को और अधिक चिढ़ होती थी। तू हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती है सौत? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मेरी खिल्ली उड़ाना चाह रही हो कि मेरा पति मैं तुझसे बांट रही हूँ, तो इस बात का मजाक बनाने के लिए तू हंसती है? नहीं आयुषी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारा पति क्यों लूंगी भला? लेना होता तो वो मेरी ही शादी में निभ जाता। अब जब तुमसे उसकी शादी हो गई है तो मेरा उस पर अधिकार कैसा? अगर इतनी ही समझदार है तो आधी रात को मेरे पति को अपने कमरे में क्यों बुलाती है? हाँ, वो मेरा घर उजाड़ना है कि नहीं? बोल कलमुही बोल। वो मैं तुमसे नहीं बता सकती आयुषी, बस इतना कहूंगी तुम मुझसे लड़ती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, अपनी सौतन से लड़ू ना तो क्या उसकी आरती उतारूं हैं? और आयुषी भावना का हाथ झटकती है तो उसका हाथ कांच के बर्तन से जाकर टकरा जाता है और खून निकल जाता है। हर कोई बेचारी भावना को चोट पर चोट ही दिए जा रहा था, जिसमें अब आयुषी भी शामिल हो गई थी। भावना उफ किए बिना ही अपना हाथ साफ करती है और फिर से काम में लग जाती है। उसे घर का सब काम करना पसंद था, बावजूद इसके उसे सिवाय नौकरानी दर्जे के इस घर में कुछ नहीं मिल रहा था। उस रात आयुषी अपने कमरे में रमन का इंतजार कर रही थी और जब रमन आता है तो किसी बात पर आयुषी और रमन में बहस हो जाती है। बहस इतनी भयंकर बढ़ती है कि उनके कमरे के बाहर भी आवाजें आने लगती है, जिस कारण जिज्ञासावश भावना भी कमरे के बाहर खड़ी होकर देखने लगती है। हाँ, हर जगह मैं ही गलत हूँ ना? तुमने इस घर में मेरी सौतन रखते हुए फिर भी मुझसे शादी की और इस मामले में भी मैं गलत हूँ। धोखा तुमने मुझे दिया है रमन, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। रात को कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो, क्या मैंने कभी पूछा है तुम पर? चिल्ला रहे हो, किस हक से चिल्ला रहे हो तुम मुझ पर? हाँ, इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयुषी? बात बस इतनी सी है कि मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की ने अगर मुझे रात में आई लव यू का मैसेज कर दिया तो मैं क्या करूं? इतनी सी बात? ये तुमको इतनी सी बात लगती है? एक घर में पहले ही थी, एक मुझे उठा लाए और फिर क्या इस लड़की को भी उठाकर लाने का विचार है तुम्हारा? औरतों का बाजार लगाना चाहते हो क्या इस घर में तुम रमन? आयुषी, बाप रे, इतनी बदतमीज लड़की मेरी बीवी कभी नहीं हो सकती है। अब रमन काबू खोकर आयुषी के गाल पर एक तमाचा मार देता है। आज पहली बार आयुषी पर हाथ उठाया गया था। आयुषी सुबक रही थी। रमन ने सिगरेट जलाई और फोन उठाकर आयुषी के सामने ही वॉइस मैसेज भेजा। लव यू टू शिखा। आयुषी को रमन की बेशर्मी देखकर इतनी तकलीफ होती है कि वो गुस्से में भरते हुए अपना तकिया और चादर लेकर कमरे के बाहर आ जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि दरवाजे के ठीक बाहर भावना खड़ी है। भावना की आंखों में एक अलग सी तड़प थी। उसे बाहर खड़ा देखकर आयुषी को और भयंकर चिढ़ होती है। इससे पहले कि भावना कुछ बोलती, आयुषी ही उस पर फट पड़ती है। मिल गया चैन तुमको डायन? यही मंत्र जाप कर रही थी ना कि मेरा पति मेरी कुटाई छिताई करे? हाँ, यही चाहती थी ना तुम? इसीलिए दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये मुफ्त का तमाशा ले रही थी। अरे कोई लोक लाज है कि नहीं तुझमें? जिस घर में तेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं, उस घर में रोज तू उठती बैठती है और ऐसे बर्ताव करती है जैसे तेरे साथ कुछ हुआ ही ना हो। मेरा पूरा हरा भरा परिवार खा गई तू, सौत कहीं की। हाँ, आयुषी भावना को जली कटी सुनाकर सोफे पर जाकर सो जाती है और भावना वहीं खड़े सुबकती रह जाती है। ये सब गलत हो रहा है। भगवान, इस बेचारी की मदद करना। भावना देखती है कि थप्पड़ के कारण आयुषी के चेहरे पर लालिमा छाई है, जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। इसीलिए वो चुपके से उसके पास मलहम और पानी दोनों रख देती है। मगर इस बार आयुषी मूंदी आंखों से चुपके से अपनी सौतन भावना को ऐसा करते हुए देख लेती है। वो बड़ा चौंक गई थी। ये भावना ऐसा क्यों कर रही थी भला? अब से आयुषी भावना पर नजर रखने लगती है। जब भी कोई उसे तकलीफ होती है तो वो जानती थी कि उसकी नींद में जाते ही गर्म पानी, दवाई, खाना सब अपने आप उसके पास आ जाएगा। मगर क्या ये सब भावना कर रही थी? ये जानने के लिए आयुषी आंख बंद करके सोने का नाटक करने लगी। तो कभी सरदर्द होने पर जब आयुषी नकली नींद का नाटक करती तो वो देखती कि भावना उसके कमरे में चुपके से आकर पानी और सरदर्द की गोली रखकर चली गई थी।
या कभी उसका चाय पीने का मन होता तो वो भावना ही थी जो चुपके से उसके पास चाय रखकर चली जाती थी। रात में पाँव दुखने पर भावना ही थी जो उसकी पाँव दबा दिया करती थी। या जब भी आयुषी को अच्छे से नींद नहीं आती तो उसके सिरहाने बैठने वाली भावना ही थी जो धीमा धीमा गुनगुना कर उसका सर सहला करके उसे एक अच्छी नींद में सुला दिया करती थी। जब आयुषी ये बात जानती तो उसे बड़ा झटका लगता है। अगर आज तक भावना ही थी जो मेरी इतनी सेवा कर रही थी तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अरे वो तो मेरी सौतन है ना, तो फिर ये सब ड्रामा क्या है? आखिर तुम क्या भला हो भावना? उस रात रमन ऑफिस से तो आ गया लेकिन वो सीधे भावना के कमरे की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर आयुषी का क्रोध चरम पर चला जाता है। आज तो मैं उस उल्टा को रंगे हाथ पकड़ूंगी। आयुषी दबे पांव भावना के कमरे की तरफ जाती है और हल्का सा दरवाजा खोलकर भीतर झांकती है तो जो नजारा वो देखती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयुषी देखती है कि रमन के चेहरे पर भयंकर गुस्सा है और उसने अपने हाथ में बेल्ट थामी हुई थी और वो भावना को मारे जा रहा था। मेरा बॉस मुझे 2 कौड़ी का बोलेगा, अब उसे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, इसीलिए थोड़ी देर के लिए तू मेरी बॉस है। अब तुझे मैं इतना मारूंगा कि जब तक मेरा ये अंदर का गुस्सा शांत न हो जाए। रमन मारता जा रहा था और भावना दर्द में करहा रही थी। तभी भावना की नजर दरवाजे की दरार से आयुषी की तरफ जाती है और वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर आयुषी पूरी तरह हिल जाती है। इसका मतलब आज तक रमन अपनी झूठी मर्दानगी का गुस्सा निकालने के लिए भावना के कमरे में जाता था। क्या अब आयुषी भावना की अच्छाई को अपना पाएगी? जानने के लिए देखिए आगे की कहानी काका टीवी पर। थैंक्स। जब आयुषी ने रमन को भावना पर बेल्ट से वार करते देखा तो उसका गुस्सा पानी की तरह बह गया। वो जान गई थी कि इस घर में भावना केवल उसकी सौतन नहीं बल्कि खुद भी सताई एक औरत थी। ये देखकर उसकी आंखें भर आई। भावना के भी चेहरे पर दर्द के बावजूद जो मुस्कान थी उसने आयुषी के दिल को हिला दिया था। वो बिना कुछ कहे कमरे से निकलकर अपने कमरे में लौट आई। उसके मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। कैसी औरत है तू आयुषी? क्या तू इतनी अंधी थी कि अपनी सौतन के दर्द को भी नहीं देख पाई? अगली सुबह तब आयुषी बस भावना के बारे में सोच ही रही थी। सबकी इतनी परवाह करना, काम करके भी उसको क्या मिल रहा था? नौकरानी का दर्जा केवल। इस घर में कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता। भावना, मैं तुम्हारा सच जान कर रहूंगी। नाश्ते का समय हो गया था। भावना रोज की तरह नॉर्मल दिखाई दे रही थी और आयुषी ने भावना के पास जाकर उसे हल्के से छुआ। भावना जरा सी सहम गई। डरो नहीं, मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मगर भावना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी आयुषी दीदी, मुझे सब पता चल गया भावना। कल रात मैंने सब देख लिया। रमन, वो तुम पर ये चोट, ये दर्द, ये तुमको रमन देता था ना, इसीलिए वो तुम्हारे कमरे में आता था। और मैं खामखा क्या क्या सोच रही थी। जो आप सोच रही थी वो सच है आयुषी दीदी। रमन अपना गुस्सा मुझ पर निकालता तो है मगर कम से कम आप तक तो वो क्रोध नहीं पहुंचता। वैसे भी दोनों औरतों के पिटने से अच्छा एक ही सारा दर्द सह ले। वैसे भी मुझे आदत हो गई। लेकिन क्यों? आखिर तुम ये सब क्यों सह रही हो? ऐसी आदत का क्या मतलब जो तुमको ही मार डालेगी? देखा था कल मैंने, वो तुमको जानवर की तरह मारता है। ओहो, तो मैना और बटेरिया बतिया ली क्या आपस में? सही है। कब तक बेचारी तेरी सौत इस बंद कमरे में बोर होती। अब दोस्ती कर ही ली है तो दोनों मिलकर ही मेरे बेटे को सुखी रखो। वैसे भी इस बांझ के बस की तो थी नहीं कुछ। अब नई बहू तू ही देख, कुछ बात आगे बढ़े तो बस इस एक बात की वजह से आपने रमन को भावना को छोड़ने को कहा? और भावना बेचारी, छी, कैसे लोग हो तुम सब? ए मैना, तू ज्यादा नहीं बोल रही है क्या? ये जो नक्शे इस भावना के मुंह पर बने हैं तेरे पर भी बन सकते थे, मगर तुझे बचाया सिर्फ मैंने। जब मैंने रमन की शादी की थी तो मैंने उससे साफ कह दिया था कि तेरी बीवी को एक शब्द भी नहीं बोलेगा और ना ही उस पर हाथ उठाएगा। क्या पता तुझसे वारिस मिल जाए, इसीलिए अगर उसे गुस्सा आता है तो वो मुझसे पहले भावना को मारेगा। इसीलिए तो इसे घर से नहीं निकाला। चलो कहीं तो काम आ रहा है ये सूखा कुआं। अब मर्द की मर्दानगी कहीं तो निकलेगी ना। माँ जी, एक औरत होकर आप ये कह रही हैं? औरत होने का बोझ भी औरत अब कब तक उठाए खुद पर? हाँ। ये सुनकर आयुषी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने महसूस किया वो कितने अंधेरे में जी रही थी। उसकी सास और पति दोनों ने मिलकर भावना को एक कठपुतली बना रखा था। नफरत की जगह उसके मन में भावना के लिए गहरी सहानुभूति और सम्मान ने ले ली थी। आयुषी को अब सब घटनाएं याद आती है। जब भी रमन या नीलिमा उसे कुछ कहने वाले होते थे, भावना बीच में आ जाती थी और खुद पर इल्जाम ले लेती थी। उसी शाम आयुषी ने रसोई में भावना को रोक लिया। तलाक दे दो उसको तुम, मैं भी दूंगी, तुम भी दे दो। और ना केवल तलाक, साले को फ्रॉड के केस में अंदर करा देते हैं। नहीं नहीं आयुषी, बुरे के साथ बुरा नहीं किया जाता है। और मुझे लगता है कि मारने के बहाने से ही मुझसे वो 2 बात तो कर लेते हैं, मगर मैं बस तुमको तकलीफ में नहीं देखना चाहती। आयुषी हैरान थी
कि इतना सब होने के बावजूद भी भावना के चेहरे पर जरा सी भी नफरत नहीं थी। किस माटी की बनी हो तुम भावना, सचमुच मैं कितना गलत थी तुम्हारे बारे में। आयुषी भावना का अच्छा बॉन्ड देखकर नीलिमा दूर से उनको घूर रही थी और वो पहुंच जाती है छेड़ करने। नीलिमा अपना दबंगाई सास के अंदाज में कड़क दहाड़ लगाती है और दोनों बहुएं सहम जाती है। सास की आवाज सुनते ही भावना तो झट से काम में लग जाती है, मगर आयुषी नीलिमा की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरने लग जाती है। उसे तो किसी से भी डर नहीं लगता था। ये देखकर नीलिमा बिदक जाती है। ओ सौतन सखियों, यूं सर जोड़ जोड़ कर बातें करने को घर में नहीं उठाकर लाई हूँ तुमको। बिटवा मेरा काम पर जा रहा है, चलो पेट भरो उसका। चल आयुषी लग जा काम पर। माँ जी, आयुषी दीदी का पेट खराब है, वो काम कैसे करेंगी? तू उसकी वकील लग रही है क्या? तपाक से बीच में बोलती है। तू नौकरानी है, क्या तू मुझ पर राज करके दिखाएगी? नहीं माँ जी, राज मेरी कहाँ औकात है राज की। हाँ, पर इनकी है। और आयुषी दीदी इस घर की बहू है, आप इनसे बात नहीं कर सकते हो। नीलिमा ने गुस्से में भावना को धक्का दिया, जिससे वो फर्श पर गिर गई। तू मुझे सिखाएगी? हाँ, तेरे कहने से रोकूंगी इसे। हुक्म क्या, जुबान क्या, अब तो मैं इस पर अपना हाथ भी चलाऊंगी, तू देख बस। ये देखकर भावना का पारा चढ़ जाता है। वो उठती है और तिल मिलाते हुए नीलिमा की ओर बढ़कर उसका थप्पड़ कस के जकड़ते हुए आयुषी को बचाती है। जो मेरे साथ किया वो इसके साथ करने का सोचना भी मत, समझी तुम माँ जी? तुम हमेशा आयुषी को बुरा भला कहती हो। मुझे कहा तब मैंने सहन कर लिया, मगर ये सब नहीं देख सकती। खुद पर जुल्म भले ही होने दूं, मगर एक औरत पर जुल्म रोकूंगी। नीलिमा तो भावना की हिम्मत देखकर हैरान हो गई थी, मगर ये घटना देखकर आयुषी की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने भावना को अपनी ओर घुमाया और गले लगा लिया। वो शर्मिंदा भी थी। तुमने जो ये सब कुछ मेरे लिए किया, मैं तो कभी तुम्हारे लिए कर ही नहीं सकी थी। असल मायने में तुम सौत नहीं, मेरी बड़ी बहन जैसी हो भावना। मुझे तुमको दीदी बोलना चाहिए। दोनों का मिलन देखकर नीलिमा तो किनारे हो गई थी। उस रात आयुषी ने रमन से बात करने का फैसला किया। वो कमरे में गई जहाँ रमन सिगरेट पी रहा था। रमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी झूठी मर्दानगी का गुस्सा भावना पर निकालते हो। तुम उसे एक कठपुतली बना चुके हो, मगर ऐसा तुम मेरे साथ नहीं कर सकोगे। ना ही अब मैं ये सब भावना के साथ होने दूंगी। जल्लाद हो तुम, मर्द की सफेद खाल में जल्लाद। मर्द ऐसे ही होते हैं। नहीं रमन, मर्द ऐसे नहीं होते। कहो तो मर्द खोखले होते हैं। वो तुम जैसे होते हैं, जो एक तरफ अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और दूसरी तरफ एक बेचारी लड़की को मार रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रमन ने गुस्से में आयुषी का हाथ पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर सवाल करने की? मुझे शर्म है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रमन ने अपना गुस्सा आयुषी पर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी भावना कमरे में आ गई। रमन, तुम आयुषी को नहीं मारोगे। रमन ने भावना को धक्का दिया, लेकिन इस बार आयुषी ने उसे रोक लिया। नहीं रमन, तुम उसे अब और नहीं मार सकते। ओहो, करण अर्जुन, सीता और गीता, क्या बात है। सौतन बनी बहनें। मेरी सौतन तो सास से भी प्यारी है। वाह, क्या फिल्म है। भावना, वो अब मेरी सौतन नहीं है, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं उसे अपनी बहन की तरह मानती हूँ। तुम क्या समझोगे रिश्ते की वैल्यू? खोखले हो तुम, बस खोखले। अब हर बार आयुषी को बचाने कभी भावना आ रही थी, तो कभी भावना को बचाने के लिए आयुषी आ रही थी। ये देखकर रमन जान गया था कि रिश्ते की ताकत क्या होती है और उसे उसकी गलती नजर आने लगती है। मैं आयुषी और भावना को तलाक दे रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी से खुश रहूं या ना रहूं, पर वो दोनों जरूर खुश रहेंगी। रमन, तू ये क्या कर रहा है? हाँ, मैं अब और ये झूठी मर्दानगी, ये दिखावा, ये खोखलापन सब सह नहीं सकता। माँ, मैं एक घर भी छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं रमन, तुम नहीं जाओगे। आयुषी, मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और भावना को अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता। मुझे माफ करके वापस आ जाओ। भावना को मैं अच्छी जिंदगी जरूर दूंगा। रमन, तुम गलत हो। मैं अब भावना को अपनी बहन मानती हूँ और ये सारी लड़ाई अब अपनाने की नहीं, आजाद करने की है। आज से हम दोनों सौतन बहनें खुद को तुम्हारे जहरीले रिश्ते से आजाद कर देती है, और तुम्हें भी। हर जुल्म और पाप की गिल्ट से तुम भी आजाद हो जाओ। रमन ने आयुषी की आंखों में देखा और उसे पहली बार पता चला कि आयुषी ने उसे माफ कर दिया था। रमन, तुम घर नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे मन के भीतर भरा गया जहर ही था जो तुम हर रिश्ते में राज करना चाहते थे, पर असल मायने में रिश्तों को गुलाम नहीं बनाया जाता, उनको तो बस जिया जाता है। मैं दुआ करूंगी अब से तुम भरपूर जियो। रमन ने भावना को गले लगा लिया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो भावना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं रमन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। आयुषी भावना खुशी से एक दूसरे का हाथ थामती है और रमन और नीलिमा की दुनिया को पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। इस तरह आयुषी और भावना की कहानी का अंत होता है, जो दो बहनों की कहानी बन गई
आयुषी ने आखिरकार ये जान लिया कि इस घर में अगर कोई उसका सच्चा हितैषी था तो वो उसकी सौतन भावना थी, जो हर रिश्ते से बढ़कर थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी सास से प्यारी सौतन? आई एम श्योर आप में से तो ऐसा अनुभव किसी का भी नहीं होगा। तौबा तौबा, सौतन से किसी का भी पाला ना पड़े। मगर आप मुझे बताएं कि रिश्तों के मामलों में ससुराल में आपको अपनी सास से प्यारा कौन मिला है? कमेंट प्लीज गाइस एंड कीप वॉचिंग काका टीवी। थैंक्स।